Good morning, everyone. Today, we are going to discuss on a very important chapter of global warming. आज की आपकी जो क्लास होगी, इस क्लास में मैं आपसे वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन, द फर्स्ट क्वेश्चन which arises in our mind why we should study this topic। सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे। आई वुड लाइक टू गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं इस प्रश्न का आपको उत्तर देना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह धरती तापमान के शिकंजों में कसती चली जा रही है। मौसम ने अपने मिजाज को अभूतपूर्व तरीके से बदल लिया है। जहां पहले कभी बारिश की एक बूंदों के लिए लोग तरसते थे, आज वे सभी क्षेत्र बाढ़ से जलोदोज हो रहे हैं। और पहले जहां पे दोहर थे, आज वे रेगिस्तान में तब्दील होते चले जा रहे हैं। प्रकृति के इस रौद्र रूप को देख करके हमारी धरती का जर्रा जर्रा थर्रा उठा है। विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री मिस्टर स्टर्न ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि हम लोगों ने यह जो प्रक्रिया धरती पर चल रही है, इस प्रक्रिया को यदि हम लोगों ने रोका नहीं तो आने वाले समय में दोनों विश्व युद्धों और साथ ही साथ यह जो आर्थिक महामंदी 1929 में आई थी, इन सब के सम्मिलित प्रभाव से भी अधिक बुरा प्रभाव दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ग्लोबल वार्मिंग। यह जो वैश्विक तापन है, मैं आपसे आज की क्लास में इसी पर डिटेल में बात करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हम लोग इस टॉपिक में किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन क्या है। दूसरा पॉइंट है व्हाट आर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के कारण क्या हैं। तीसरा पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज वैश्विक तापन का प्रभाव क्या है। और नंबर 4 हम पढ़ेंगे व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय वर्ल्ड कम्युनिटी टू टैकल इट। इस वैश्विक तापन को रोकने के लिए विश्व समुदाय के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा चुके हैं। तो ये हमारा 4 पॉइंट है। हम लोग इन्हीं चारों पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन बाय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन अपने आप में एक लंबा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग आज की क्लास में इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, लेकिन इसका एक भाग, बाकी बात हम लोग आगे इस पर बातें कर लेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन क्या है। वैश्विक तापन क्या है? निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि इसकी परिभाषा देनी हो तो इसमें आपको 3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि दिस इज ए फेनोमेना, दिस इज एन इवेंट, या एक घटना है जिसमें क्या हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी का औसत तापमान क्या हो रहा है। तो नंबर 1 इट इज इंक्रीजिंग। नंबर 2 फॉर ए लॉन्ग period of time, and number 3 it is due to
एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। वैश्विक तापन क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने यहां पर जो बात की वो यह की कि वैश्विक तापन क्या है, तो यह वास्तव में पृथ्वी का जो औसत तापमान है, इस औसत तापमान में पहली बात है कि यह वृद्धि है। लेकिन क्या एक दो दिन की वृद्धि भी को भी हम लोग वैश्विक तापन कहेंगे? नहीं, यह वास्तव में जो वृद्धि है यह लंबी अवधि का है, यह दीर्घ अवधि की वृद्धि है। क्या प्रकृति के द्वारा यदि लंबे समय तक पृथ्वी की तापमान में वृद्धि किया जाता है तो क्या यह वैश्विक तापन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यह वास्तव में मानवीय गतिविधियों के कारण, यदि मनुष्य की गतिविधियों के कारण, जैसे कि आप अधिक से अधिक जीवाश्म ईंधन जला रहे हो, आप अधिक मोटर गाड़ियां चला रहे हो, आप अधिक से अधिक उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हो, आप अधिक से अधिक शहर बसा रहे हो, तो मानव की गतिविधियों के कारण से यदि पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, और कब बढ़ता है? लंबी अवधि तक बढ़ता है। देखो मैं बता दूं आपको कि हमारी जो धरती है, इस धरती पर टेम्परेचर घटते बढ़ते रहते हैं। उदाहरण के लिए अभी हम लोग बात करें तो इस समय हम लोग गर्मी के मौसम को झेल रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध पर इस समय ठंडे का मौसम है, और कभी कभी पृथ्वी के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की घटना जैसे अल-नीना का प्रभाव, ला-लीना का प्रभाव, इन सारी प्रभावों के कारण से भी धरती कभी कभी गर्म हो जाती है और कभी कभी किसी भाग में ठंडी हो जाती है। तो पृथ्वी में गर्म ठंडे का खेल चलता रहता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मान लो कि 25 से 50 वर्ष के तापमान का औसत लिया गया, और इस 25 से 50 साल के तापमान के औसत को लेने पर यदि तापमान में वृद्धि समझ में आ रही है तो इसका मतलब यह है कि धरती वास्तव में गर्म हो रही है, और इसको वैज्ञानिकों ने एक नाम दे दिया। यह नाम है वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग। फिर से मैं आपको परिभाषा बता दूं कि इफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ increases due to anthropogenic activities for a long period of time, then this increase in the average temperature of our earth is called as global warming। यदि पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती है और वह वृद्धि मानवीय गतिविधियों के कारण से हो रही है तो इसको हम लोग कहते हैं वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग पढ़ेंगे यह वैश्विक तापन या जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इस प्रकार की क्रिया हो रही है। मेरे विद्यार्थियों, इसको बताने के पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं इसी टॉपिक को लेकर के। देखिए, हम लोग यदि बात करें कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट, तो मैंने पहले बता दिया आपको। मैं आपको इसके बाद फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि यदि हम लोग पिछले 100 सालों की बात करें, इस पिछले 100 साल में धरती के तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम की वृद्धि हुई है, और इस 1 डिग्री सेल्सियस कम वृद्धि के कारण से भी धरती के मौसम का मिजाज, धरती पर घटने वाली घटनाएं, इन सब ने अजीब सा अपने मिजाज में परिवर्तन कर लिया। आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। आप यहां पर देख सकते हो, यह है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण एक द्वीप, जिस द्वीप का नाम है न्यू मूर द्वीप। यह द्वीप है, आइलैंड आपको दिख रहा है, तो यह जो द्वीप है इस द्वीप का नाम है न्यू मूर आइलैंड। At present, there is no any dispute regarding to this island between India and Bangladesh। भारत और बांग्लादेश के बीच में अब इस द्वीप को लेकर कोई विवाद नहीं है,
कारण बताऊंगा आपको। कारण यह है कि यह द्वीप 2010 में पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके कारण से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के जल स्तर में जो वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि के कारण से यह द्वीप जलमग्न हो गया। इस प्रकार से न्यू मूर द्वीप पानी में समाहित हो चुका है। 2010 में इसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार से मैं आपको और एग्जाम्पल दूं। यह आपको यूरोप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। यूक्रेन को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये फ्रांस आपको पता ही है कि यह टेम्परेट रीजन में है, समशीतोष्ण जलवायु यहाँ की है। और लोग खास करके गर्म मौसम में वाले लोग, जैसे भारत हो गया तो बांग्लादेश हो गया, यहाँ के लोग जब उनके देश में गर्मी बढ़ जाती है और साथ साथ पॉकेट में भी गर्मी रहती है, तो उस गर्मी को निकालने के लिए लोग फ्रांस जाते हैं। पेरिस को कहते हैं सपनों का शहर। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, इन 2003 France became victim of heat strokes। 2003 में फ्रांस में हीट स्ट्रोक आए, गर्म हवाएं चली और इन गर्म हवाओं के कारण से अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय तरीके से बताना चाहूंगा कि 3000 से लेकर 14,000 लोगों की मृत्यु हो गई। आंकड़े अलग अलग हैं, इसलिए मैं 3000 से 14,000 लिखा। कुछ आंकड़े कहते हैं कि लगभग 3000 लोग मारे गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये संख्या बहुत बड़ी है। तो जो कुछ एस्टिमेशन है बताते हैं कि 14,000 तक लोग मारे गए। तो आप देख रहे हो कि जो वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग है, इसके कारण से हीट स्ट्रोक आया। 3000 से लेकर के 14,000 तक लोग यहाँ पर फ्रांस में मारे गए थे। इसी तरीके से आशंकाएं हैं कि जिस दर से धरती गर्म हो रही है, अगर यही दर रह गई तो आने वाले समय में जब 21वीं सदी की समाप्ति होगी, 22वीं सदी की दहलीज पर यह धरती कदम रखेगी, तो इस धरती से बहुत सारे द्वीप फना हो चुके होंगे। बहुत सारे द्वीप फना हो चुके होंगे। किराबाती और कैटेटा द्वीप जो प्रशांत महासागर में स्थित हैं, इन द्वीपों का सफाया हो चुका होगा। इसी प्रकार से मार्शल आइलैंड हैं, ये भी खत्म हो चुके होंगे। इसी प्रकार से इंडोनेशिया, जिसको हम लोग द्वीपों का देश कहते हैं, इसके भी अधिकांश द्वीप पानी में डूब चुके होंगे। हिंद महासागर में स्थित हमारा पड़ोसी मुल्क मालदीव भी पानी में जा चुका होगा। दिस सिनेरियो इज वेरी फियरफुल, वेरी फ्राइटनिंग। यह परिदृश्य बड़ी डरावनी है, और यदि इसको नहीं रोका गया तो निश्चित बात है कि यह धरती हमारी खत्म हो जाएगी। यह प्यारी धरती हमारे रहने के लायक बचेगी नहीं। इसको कैसे रोका जाए, इसको रोकने के क्या उपाय किए जा रहे हैं, हम लोग इन सारी बातों पर विचार करेंगे। लेकिन पहले पहले हम लोग बात करते हैं कि यह जो वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग है, इस वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के आखिर कारण क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, हम लोग क्यों, हमारी धरती इस ग्रिप में फंसती चली जा रही है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि वैश्विक तापन के कारण क्या हैं, कॉजेज क्या हैं। देखो, वैश्विक तापन के कारण को जानने के पहले आपको एक घटना के बारे में बात करनी पड़ेगी। एक घटना के बारे में बात करनी पड़ेगी, जिस घटना का नाम है हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहले मैं आपको इसमें दो बातें बता दूं। सबसे पहले तो आप यह जानना चाहोगे कि हरित गृह प्रभाव है क्या, दूसरा इसको किसने बताया दुनिया को, इसकी खोज किसने की, और नंबर 3 कि वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के साथ में इसका क्या संबंध है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो हरित गृह प्रभाव है, इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए, जो टेम्परेट रीजन्स हैं, समशीतोष्ण क्षेत्र, खासकर जाड़े के मौसम में वहां का तापमान बहुत नीचे चला जाता है। और ऐसी स्थिति में कुछ सब्जियां हैं, जैसे कि आपका है टोमेटो
टमाटर, जैसे आपका कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा इत्यादि। मिनिमम टेम्परेचर यह जो बर्दाश्त कर सकते हैं यह है 16 से लेकर के 17 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे अगर तापमान हो जाएगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करता है, वह एक कांच का घर बनाता है और उस कांच के घर के अंदर इन पौधों को लगाता है और यह अपनी फल और अपनी सब्जी उगा लेता है। यह घर कांच का बना होता है और इस घर को हम लोग हरित गृह, पौधे के कारण से इसको हरित गृह या इसको पौधघर कहते हैं। तो यह कांच का एक घर होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस। अब देखो इस ग्रीन हाउस में कैसे गर्मी बढ़ती है, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। यहां पर होता यह है कि सूर्य की किरणें ऐसे उतर गई, जिस समय सूर्य की किरणें आती हैं उस समय इनका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। ये किरणें होती हैं शॉर्ट वेवलेंथ, अर्थात छोटी तरंग दैर्घ्य वाली। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या हो गया, तरंग की लंबाई, इस लंबाई को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। तो इनका वेवलेंथ छोटा होता है और जब वेवलेंथ छोटी होगी तो याद रखिए कि यह किरणें होती हैं मोर एनर्जेटिक, इसमें ऊर्जा बहुत अधिक होगी और इस कारण से कांच के घर के अंदर प्रवेश करके अंदर चले आएंगे। जब अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद ये जो किरणें हैं यह पड़ गई आपकी किसके ऊपर, यह पड़ गई पेड़ पौधे के ऊपर, सब्जियों के ऊपर। इसके कुछ समय के बाद जब इसका शोषण हो जाएगा और शोषण के बाद जब इसकी ऊर्जा में कमी आएगी और इसका वेवलेंथ बड़ा हो जाता है, फिर जब इसका वेवलेंथ बड़ा होगा तो वे ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब देखो हुआ यहां पर ये कि इनका जो वेवलेंथ है, इनका जो तरंग दैर्घ्य उसमें वृद्धि हो गई। अब ये बाहर जा नहीं पाती, फिर रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और चूंकि ये वे किरणें हैं जो पदार्थों के अणुओं में कंपन पैदा करती हैं, उसको वाइब्रेट करती हैं ज़्यादा से अधिक और वाइब्रेट करने से वहाँ पर क्या होगी, तापमान प्रोड्यूस होता है, उसमें ऊष्मा की वृद्धि होती है और जिससे इसके अंदर का तापमान बढ़ने लग जाता है। तो हरित गृह प्रभाव क्या हो गया कि हरित गृह प्रभाव एक प्रभाव है जिसमें कांच के घर के अंदर आने वाली जो इंसोलेशन है, सूर्य की किरणें हैं, वह आसानी से आ जाती हैं लेकिन वह बाहर आसानी से जा नहीं पाती, उसी में फंस के रहती है, जैसे जिस कारण से उस घर का तापमान बढ़ता है और इस बढ़ते हुए ये जो तापमान बढ़ेगा, इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हैं, इसको एक्सप्लेन करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है जोसेफ फोरियर। 1824 में जोसेफ फोरियर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा हरित गृह प्रभाव की खोज की गई। परीक्षा के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हरित गृह प्रभाव की खोज किसने की? उत्तर हो जाएगा जोसेफ फोरियर, ए फ्रेंच साइंटिस्ट इन 1824। फ्रांस के महान वैज्ञानिक जोसेफ फोरियर ने 1824 में हरित गृह प्रभाव की खोज की थी। दूसरा इसमें क्वेश्चन आएगा कि हरित गृह प्रभाव में जब किरणें, जब इंसोलेशन, जब सूर्य की किरणें जब कांच के घर के अंदर आती हैं तो उनका वेवलेंथ, उनका तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, मध्यम आकार का होता है? तो याद रखना है कि उनका जो तरंगदैर्घ्य है वह कैसा होता है? वो तरंगदैर्घ्य छोटा होता है और छोटा तरंगदैर्घ्य होने के कारण से उनकी ऊर्जा या एनर्जी अधिक होती है। लेकिन जब वही किरणें पेड़ पौधों के द्वारा या कांच के अणुओं के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और अवशोषण के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद जब उनका एमिशन होगा, जब उत्सर्जन होगा तो वे बाहर जा नहीं पाती एंड आफ्टर दैट दे आर ट्रैप्ड इनसाइड दैट हाउस। और इसके कारण से वह क्या होती हैं, उस घर के अंदर जाके फंस जाती हैं और बाहर नहीं निकल पाती, इससे इसके अंदर की गर्मी बढ़ती है। इसे हम लोग कहते हैं हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। Now my dear students,
माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन यह आया, क्या जो हरितगृह प्रभाव है, हम लोग इस हरितगृह प्रभाव को यहाँ पर क्यों पढ़ेंगे? इस हरितगृह प्रभाव का हमारे इस वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है? अब मैं आपको बताता हूं। यह हमारी पृथ्वी है और यह पृथ्वी, यह स्थलमंडल, जलमंडल, और यह चारों ओर से एक वायु के आवरण से घिरी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल, जिसको कहते हैं हम लोग वायुमंडल। अभी देखो, यह वायुमंडल जो है, यह वास्तव में क्या है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं। तो इसमें सबसे अधिक जिस गैस की मात्रा वह नाइट्रोजन है, जो लगभग 78%, 78% भाग है। दूसरे नंबर की जो गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन, यह लगभग 21% है। तीसरे नंबर पर है आर्गन, इसकी मात्रा 0.93% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा 0.041% है। %0.041% है। फिर यहां पर आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हीलियम, इसकी मात्रा 0.0005% है। हाइड्रोजन, इसकी मात्रा 0.00005% है। मीथेन CH4, इसकी मात्रा 0.00018% है। और बाकी बाद में CFC, HFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, H2O इत्यादि गैसें हैं। तो यह सारा आप देख रहे हो, यह हमारा है वायुमंडल। अब देखो, इस वायुमंडल में जो गैसें, इनको हम लोग दो कैटेगरी में इसके हिसाब से बांट के पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। मैं बता दूं कि ये तीनों गैसें जो हैं, ये तीनों गैसें आने वाली सूर्यातप को आने देती हैं और जाने वाले को जाने देती है। इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। जो किरणें, जिसको इंफ्रारेड कहते हैं, वह सब आएंगी तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये गैसें न तो आने वाले विकिरण को रोकेंगी, न जाने वाले को रोकेंगी। इस कारण से हम लोग इसको कहते हैं कि यह सब है नॉन ग्रीन हाउस गैस, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह हरितगृह गैस नहीं होती। बट यदि किसी भी गैस में यदि किसी भी गैस में यदि परमाणुओं की संख्या 3 या उससे अधिक है, तो ऐसी गैसें आने वाले सौर विकिरण को, जो औरत किरणें पृथ्वी को गर्म करती हैं, जो गर्मी वाली किरणें होती हैं, उनको आने वाली किरणों को आने देती हैं, लेकिन
वापस जाने वाली किरणों को वापस जाने नहीं देती और इस कारण से धरती के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। चूंकि जैसा आपने हरित गृह में देखा, यह गैसें वैसा ही काम कर रही हैं, ग्रीन हाउस की तरह काम कर रही हैं। इस कारण से वैज्ञानिकों ने इन गैसों को क्या नाम दे दिया? इन गैसों को नाम दिया ग्रीन हाउस गैसेस। इन्हें हम लोग हरित गृह गैस कहते हैं। आपको बता दूं, इसमें हीलियम, चूंकि इसमें यह मोनोटॉमिक है, यह शामिल नहीं है, हाइड्रोजन शामिल नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इसको आप हटा दो। हटाने के बाद मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जलवाष्प, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें क्या हैं? ये सभी गैसें हैं हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैसेस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, मन में आपके क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये सब तो हरित गृह गैसें नहीं हैं, ये आने वाले विकिरण को भी से प्रभावित नहीं होती, जाने वाले से प्रभावित नहीं होती, लेकिन H2, SF6, HFC, CFC, मीथेन, इन सब में ऐसी कौन सी बात है जिस कारण से इन पर यह प्रभाव देखने को नहीं मिलता? तो मैं आपको बताता हूं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, PFC, HFC, जलवाष्प इत्यादि, इन सभी गैसों के जो एटम है, जो अणु हैं, इनके एटम्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनकी प्राकृतिक आवृत्ति पृथ्वी पर आने वाले वे किरणें जो गर्मी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य से 7 प्रकार के विकिरण हमारी धरती पर आते हैं। पहली है गामा किरणें, दूसरी एक्स किरणें, तीसरी अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें, चौथी है विजिबल रे या दृश्य प्रकाश, पांचवा है इंफ्रारेड या औरत किरणें, छठी है माइक्रोवेव और सातवीं रेडियो वेव्स। इनमें से आपको बताना मैं चाहूँगा कि गामा और एक्स किरणों को हमारा थर्मोस्फेयर तापमंडल क्या करता है? उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, स्कैटरिंग के माध्यम से उसका निस्तारण कर देता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी किरणें, इसको डिस्पोज ऑफ, इसका निस्तारण किया जाता है सम तापमंडल में स्थित ओजोन परत के द्वारा। लेकिन जो औरत किरणें हैं और जो दृश्य प्रकाश है, ये हमारी धरती पर उतरते हैं और इसमें जो औरत किरणें हैं, यह आपको गर्मी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। कारण सुनो, कारण यह है कि जो इंफ्रारेड है औरत किरणें, इन औरत किरणों का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ अच्छा होगा कि हम लोग बल्कि यहाँ पर इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यह इसकी आवृत्ति और हरित गृह गैसों के परमाणुओं की जो प्राकृतिक आवृत्ति है, ये दोनों लगभग आपस में बराबर होते हैं। यदि दो तरंगे हों, दो वेव्स हों, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर होने पर क्या होता है कि घटना घटती है जिसका नाम है रेजोनेंस या अनुनाद होता है। और अनुनाद होगी तो ऊर्जा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और इस प्रकार से क्या होगा कि जो गैसें हैं, जब ऊर्जा बढ़ेगी तो वह गर्म हो जाएंगी और यह
प्रक्रिया से हम लोगों को ग्रीन हाउस गैस में देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि जो हरित गृह गैसें होती हैं, इनके अणुओं की एक प्राकृतिक आवृत्ति नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। यह नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड औरत किरणों के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच खाएगी। कब मैच खाएगी? जब आएंगे तो उस समय नहीं, लेकिन जब वे पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं, जब वापस होने लगते हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी इन हरित गृह गैसों के अणुओं की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, जिससे अनुनाद पैदा होगा और इस प्रकार से क्या होगा? इन गैसों का तापमान बढ़ेगा और इससे हमारी धरती के टेम्परेचर में वृद्धि होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है और क्वेश्चन यह है कि क्या यह हरित गृह प्रभाव हमारे जीवन के लिए सही है या फिर इससे हमें समस्याएं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हरित गृह प्रभाव हमारी धरती पर नहीं होता तो हमारी ये धरती आज जीने के लायक नहीं बचती। यदि हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो आज हमारी धरती का जो औसत तापमान है, जो एवरेज टेम्परेचर है, या एवरेज टेम्परेचर होता -20 डिग्री सेल्सियस। एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी कन्विंस्ड दैट द अर्थ वाज नॉट फिट फॉर सर्वाइवल। या पृथ्वी हमारे जीवन जीने के लायक नहीं रहती, या बर्फ के गोले में तब्दील हो गई होती। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है, जो औसत तापमान है इस समय, यह है, अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात छोड़ दें तो ऐसे यह तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। और इसी कारण से हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं। तो हरित गृह प्रभाव तो जरूरी है, बट कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की जो बहुत अधिकता क्या होती है, वह खराब होती है। और इसीलिए कहा गया कि न अति बारिश, न अति धूप, न अति चालक, न अति चुप, अति सर्वत्र वर्जित। अति की सर्वत्र वर्जना की गई है कि कहीं भी अगर अधिकता होगी तो इसमें समस्याएं आएंगी। समस्या ये आ रही है कि हम लोगों ने अपनी मानवीय गतिविधियों के कारण से हरित गृह गैसों की मात्रा में वृद्धि कर दी, और इस कारण से जो हमारे सूर्य से आने वाली किरणें धरती पर पहुंचकर इससे टकराकर अवशोषित होने के बाद जो एमिट होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, वो बाहर जा नहीं पाती स्पेस में, इसी में फंस के रह जा रही हैं, और इससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। और ये प्रक्रिया रहेगी तो फिर हमें आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ परीक्षा के हिसाब से मैं सिर्फ प्रश्न बोल बोल कर बता देता हूं आपको, आप लोग सुन लो क्वेश्चन। जैसे पहला इसमें सवाल आता है कि वह कौन सी गैस है जो हमारी धरती पर हरित गृह प्रभाव पैदा करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार है। विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन द प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ऑन द अर्थ। हमारी धरती पर हरित गृह प्रभाव सबसे अधिक किस गैस के द्वारा पैदा किया जाता है? हमारी धरती पर हरित गृह प्रभाव सबसे अधिक किस गैस द्वारा पैदा किया जा रहा है? तो हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक किसके द्वारा पैदा किया जा रहा है? तो मैं आपको यहाँ पर 4 विकल्प दे रहा हूँ कि कौन सी गैस सबसे अधिक हरित गृह पैदा कर रही है। तो ए आपका आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, बी आ गया CH4 मीथेन, सी आ गया नाइट्रस ऑक्साइड, और डी आ गया आपका जल वाष्प H2O। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका सवाल है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो उत्तर क्या होना चाहिए? आपका यहाँ पर उत्तर होगा H2O या जलवाष्प। मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि हमारी धरती पर जो हरित गृह प्रभाव पैदा होता है उसमें यह जो जलवाष्प है इसकी भूमिका सुनो कितनी है। इसकी भूमिका है लगभग 36 से लेकर के 70% के बीच में। और कार्बन डाइऑक्साइड यह 9 से लेकर के 26% तक जिम्मेवार है। मीथेन
4 से लेकर के 9% तक, और नाइट्रस ऑक्साइड है 3 से लेकर के 7% तक। तो आपके सामने डाटा है, आप आराम से देख सकते हो कि हमारी धरती पर हरित गृह प्रभाव सबसे अधिक पैदा कौन करता है? जलवाष्प पैदा कर रहा है। फिर दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, और उसके बाद अनआर्टिफिशियल गैसेस हैं। अब यहां पर हरित गृह गैस से संबंधित एक और सवाल आएगा, और वो सवाल यह आता है कि निम्नलिखित दिए गए गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर औरत किरणों को रोकने की क्षमता सबसे अधिक रखती है? कौन सी गैस सबसे अधिक पोटेंट है? विच गैस इज पोटेंट, which gas is which gas has more potency in capturing और एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस? औरत किरणों को रोकने में, उसको कैप्चर करने में, उसको अवशोषित करने में कौन सी गैस है जो सबसे अधिक जिम्मेवार है? तो मैं आपको बता दूं सबसे अधिक पोटेंट कौन होगा। 4 विकल्प मान लो को दिया गया। ए दिया गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दे दिया गया मान लो आपको CH4 या मीथेन, तीसरा दे दिया गया मान लीजिए आपसे कि दे दिया गया सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, चौथा दे दिया गया नाइट्रस ऑक्साइड। ये चारों हरित गृह गैस हैं। आपसे पूछा गया कि आप ये बताओ इनमें से कौन सी गैस है जो औरत किरणों को रोकने की क्षमता सबसे अधिक रखती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर आपका जो होगा वो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी। आपका जो आंसर इसमें होगा वो आंसर हो जाएगा सी। इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी। सुनो, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की पोटेंसी को 1 मान लें तो मीथेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 28 गुना अधिक 28 टाइम्स इसमें औरत किरणों को रोकने की क्षमता है। और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 280 गुना अधिक रोक सकता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड लगभग 22,000 गुना अधिक क्षमता रखता है औरत किरणों को रोकने में। इस प्रकार से अगर ये सारी गैसें अगर बढ़ेंगी तो धरती पर वैश्विक तापमान में और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हाँ, वो अलग बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार है। उसका कारण यह है कि धरती पर जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अकेले 81% कार्बन डाइऑक्साइड का है, और जो मीथेन है यह 10% है, बाकी बाद में अन्य गैसें हैं। तो मेरा कहने का देखो मतलब यह है कि जो हरित गृह प्रभाव है इस पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। फिर से बता दूं कि जब पूछा जाए हरित गृह प्रभाव की खोज किसने की, आंसर हो जाएगा हरित गृह प्रभाव की खोज जोसेफ फोरियर ने 1824 में किया। दूसरा कि हरित गृह गैसों में से कौन कौन सी गैस हैं, तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैसें वे हैं जिनके अणु या मॉलिक्यूल में परमाणु की संख्या 3 या उससे अधिक है। उदाहरण के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, परफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इत्यादि। नेक्स्ट कि जितने भी हरित गृह गैसें हैं वो हरित गृह क्यों हैं, क्यों वे पृथ्वी से आने वाली विकिरण को रोक लेती हैं। उसका उत्तर हो जाएगा कि उनके परमाणु या उनके एटम की जो प्राकृतिक आवृत्ति है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच खाती है।
और जाहिर सी बात है कि जब आपस में दो फ्रिक्वेंसियां बराबर मिलेंगी तो वहाँ पर रेजोनेंस अनुनाद होगा, उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इस कारण से वो गैस गर्म हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा हरित गृह गैसों के वास्तव में गर्म होने का कारण क्या है। अगला क्वेश्चन आया कि जो हरित गृह गैसें हैं उनमें से पृथ्वी पर सबसे अधिक हरित गृह प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है। उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक हरित गृह प्रभाव पैदा करने वाली जो गैस है वह जलवाष्प H2O है। 36% से लेकर के 70% तक यह हमारी धरती पर हरित गृह प्रभाव में योगदान प्रदान करती है। अगला आया कि हरित गृह प्रभाव क्या हमारी धरती के लिए आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल आवश्यक है। अगर ये प्रभाव नहीं होता तो हमारी धरती का जो तापमान है यह तापमान होता लगभग -20 डिग्री सेल्सियस, जो आज 15 डिग्री सेल्सियस औसत है। अगला क्वेश्चन आया कि हरित गृह प्रभाव में सबसे पोटेंट गैस कौन सी है, मतलब वह गैस कौन सी है जो इंफ्रारेड को सबसे अधिक मात्रा में रोक लेती है जब वह वापस होकर आती है पृथ्वी से। उसका उत्तर हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। साथ ही साथ हरित गृह गैसों में से सबसे अधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है, उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यह कुल मिलाकर के 81% इसका है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यह हरित गृह प्रभाव अर्थात ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है या हरित गृह गैसों की मात्रा क्यों बढ़ रही है, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग देखो कारण क्या है। अभी आपने पढ़ लिया कि वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग का कारण है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, हरित गृह गैसों की मात्रा में वृद्धि का होना। पूछेगा कोई वैश्विक तापन क्यों हो रही भाई, आप बताओ हरित गृह गैसों की मात्रा बढ़ रही इसलिए। अब अगला पूछा जाए भाई हरित गृह गैसों की मात्रा इस धरती पर क्यों बढ़ रही है या वैश्विक तापन क्यों होता चला जा रहा है, तो आप यहाँ पर यह बताओगे। इसके पीछे देखो मैंने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है यहाँ पर कुल मिलाकर के 1 2 5 कारण। सबसे पहला कारण औद्योगिकरण, उद्योग धंधों का अधिक विस्तार। दूसरा है शहरीकरण। तीसरा है एक्सटेंशन ऑफ पैडी फील्ड्स, धान के खेतों का प्रसार। चौथा है रूमिनेंट एनिमल, जुगाली करने वाले जीव। पांचवा है डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। और जो आपका लास्ट है वह है मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, मतलब परमाफ्रॉस्ट का पिघल जाना। आइए हम लोग एक एक करके सब पर बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिकरण के माध्यम से। देखो आपको जानकारी है कि दुनिया में उद्योग धंधे समय के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। 1750 ईस्वी के आसपास 16वीं 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो आया था औद्योगिक क्रांति, उस औद्योगिक क्रांति के बाद लगातार हम लोगों ने उद्योग धंधों का विस्तार करना शुरू किया। जहाँ कहीं भी उद्योग धंधे होंगे, इंडस्ट्री होगी, उसको चलाने के लिए कुछ ईंधन की जरूरत होगी, कुछ ऊर्जा चाहिए होगी। और हम लोग ऊर्जा के रूप में जो प्रयोग कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, इसमें मुख्यतः जो इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है फॉसिल फ्यूल अर्थात जीवाश्म ईंधन। मेरे विद्यार्थियों, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि ऐसा ईंधन जिसमें आपको निश्चित रूप से कार्बन मिलता ही मिलता है। तो जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से देखो कार्बन इसका एक भाग है। और जब आप कार्बन को जलाओगे तभी ऊर्जा मिलेगी, और कार्बन जलेगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम लोग बात करें कि औद्योगिक क्रांति के बाद 1750 में अगर हम लोग इसको मान लें आसपास, तो वहाँ से यह जो औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद धरती पर उद्योग धंधे बढ़ते चले गए, इससे क्या परिवर्तन आया, तो मैं बता दूं कि हरित गृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगभग
31% की वृद्धि हो गई। मीथेन CH4 इसमें लगभग 49% की वृद्धि हो गई। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसमें लगभग 2% की वृद्धि हो चुकी है। आप देख रहे हो औद्योगिकरण के कारण से ये सभी जो गैसें बढ़ी हैं, इन सभी गैसों एक सभी गैसें हरितगृह गैसें हैं। जाहिर सी बात है ये वायुमंडल में जाएंगी, धरती के तापमान में वृद्धि करेंगी। नेक्स्ट, इसमें औद्योगिकरण के बाद आता है शहरीकरण या अर्बेनाइजेशन। इसका अर्थ हो गया कि गांव का शहर में तब्दील होते चले जाना। आपको बताने की जरूरत नहीं है, शहर की अपनी व्यवस्थाएं हैं। भाग दौड़ की जिंदगी और जिंदगी में आगे निकलने की एक राक्षसी प्रवृत्ति। और जाहिर सी बात है, इसमें आपको मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको गाड़ियों का प्रयोग करना पड़ेगा, आप वाहन चलाएंगे, आप बिजली पंखे का प्रयोग करेंगे। जाहिर सी बात है, इन सब के कारण से निश्चित रूप से हरितगृह गैस की मात्रा बढ़ेगी। आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग पूरे दुनिया या वर्ल्ड की बात करें और वर्ल्ड में एनर्जी कंजम्पशन की बात करें, तो पूरी दुनिया में जो एनर्जी का कंजम्पशन है, ऊर्जा की खपत, जो ऊर्जा की खपत है, इस एनर्जी के कंजम्पशन में सबसे बड़ा रोल फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन ही निभा रहे हैं। लगभग 85% धरती की ऊर्जा की जरूरतों को जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किया जा रहा है। आपको मैं तोड़ के बता दूं कि हम लोग लगभग 34% ऑयल या तेल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, 27% कोल या कोयले के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, और लगभग आपका यह जो 24% है, यह हम लोग गैस के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। शहरीकरण, शहर बढ़ेंगे तो वहाँ पर ऊर्जा की अधिक से अधिक खपत होगी, और ऊर्जा की खपत जब होगी तो हम लोग वहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का मुख्य रूप से प्रयोग करेंगे। और जीवाश्म ईंधन मैंने बताया कि जैसे आपका तेल है, कोयला है, गैस है। 34% हम लोग कोयले के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, 27% हम लोग कोयले के माध्यम से, और 24% गैस के माध्यम से। आपको बताना चाहूँगा कि यह जो शहर है, शहर बढ़ेंगे तो इसकी खपत बढ़ेगी। और शहर की स्थिति देखो क्या है कि अगर आप शहर की बात करोगे तो ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग 1960 के आंकड़े को ले तो 1960 में पूरी धरती पर जो शहर थे वह लगभग था 33%। यदि हम लोग 2018 के आदितन आंकड़े को ले तो यह लगभग 55% पहुंच चुका है। शहर बढ़ेंगे, जाहिर सी बात यह है कि अधिक से अधिक हरितगृह गैसों का उत्सर्जन किया जाएगा, धरती के तापमान में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन है वह है धान का खेत अर्थात पैडी फील्ड्स का विस्तार होना। देखो, आप सबको अच्छे से जानकारी है कि धान का खेत मतलब जहां पर देख लो मिट्टी उट्टी है, जहां पे होता है कीचड़, और जहां पे कीचड़ होते हैं वहां पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि वहां पर विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेथेनोजेन बैक्टीरिया, मीथेन पैदा करने वाले बैक्टीरिया, मेथेनोजेन बैक्टीरिया। अब ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया देखो करते क्या हैं, यह वास्तव में वे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, फिर यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन मिलकर बना देता है CH4, और ये बना देगा 2H2O। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड टूट करके क्या बन गया, यह मीथेन बना दिया, जलवाष्प बना दिया।
आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक पोटेंसी मीथेन की है। इस प्रकार से धान के खेतों का जो प्रसार हो रहा है, वहाँ पर धान के खेतों के बढ़ने के कारण से भी मीथेन भारी मात्रा में उत्सर्जित होती चली जा रही है और इससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। अगला है आपका जुगाली करने वाले पशु, मतलब रूमिनेंट एनिमल्स। आप देख रहे हो ये गाय, भैंस इत्यादि हैं। तो जो गाय भैंस होती हैं उन सब के पेट में एक थैला होता है, जिस थैले को हम लोग कहते हैं रूमेन, जिसको कहा जाता है रूमेन। अभी देखो, जुगाली करने वाले जीव क्या करते हैं, वे अपने रूमेन में पहले धुआंधार तरीके से वो घास फूस ले लेंगे, फिर आराम से जुगाली कर करके उसको पचाते हैं और उनके पेट में लगभग 80 प्रकार के मैथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, वे बैक्टीरिया उसको जो घास फूस सड़ा हुआ है उसको रिड्यूस करके उसमें मीथेन भारी मात्रा में पैदा करते हैं। यही कारण है कि जो गोबर है उसमें भारी मात्रा में मीथेन होता है, उसको हम लोग गोबर गैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जुगाली करने वाले जीव हैं रूमिनेंट एनिमल्स, अगर इनकी मात्रा बढ़ेगी तो हमारी धरती पर मीथेन की मात्रा बढ़ेगी जो ग्रीन हाउस गैस है, और इससे धरती के तापमान में वृद्धि भी होगी। अगला मैं आपको बताना चाहूंगा डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। आपके आंकड़ा बता दूं कि 1960 के दशक के आसपास धरती पर कुल वन लगभग 60% थे। आज यह वन 2020 में घट करके मात्र 31 कुल भूमि का लगभग 31% रह गए हैं। हालांकि कुछ आंकड़े कहते हैं ये 40% है, लेकिन अभी एक अद्यतन आंकड़ा आया है, उसमें बताया जाए कि धरती पर जो जंगल है यह मात्र 31% बचा है। वन के बारे में कहा जाता है यह हमारी वायुमंडल का फेफड़ा है। यह क्या करता है, यह वास्तव में प्रदूषित गैसें लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें, और उसको फिर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके परिवर्तित करके उसको बाहर फेंक देता है। इसीलिए कहते हैं ना कि यदि तुम दिल लगाओगे तो घाव मिलेगा, पेड़ लगाओगे तो छांव मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि यह जो वनों की कटाई हो रही है, इस वन की कटाई के कारण से यह हमारी धरती बेहाल होती चली जा रही है। मैं आपको समझा दूं, ये देखो, यह जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे करते क्या हैं, ये वास्तव में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और लेने के बाद यह जल के साथ में क्रिया करेंगे और जल में साथ क्रिया करके ये भोजन बनाते हैं C6H12O6 और यह ऑक्सीजन भी बनाएंगे। या भोजन जो हम खाते हैं, जिससे हम जिंदा हैं, और इस भोजन का जब तक दहन नहीं होगा ऑक्सीजन के माध्यम से, तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से जो जंगल है तो मंगल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग जंगल को काटते चले जा रहे हैं। जंगल के बारे में कभी किसी और क्लास में आपको पढ़ाऊंगा विस्तार से। मैं सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो हम लोग वन की कटाई करते चले जा रहे हैं, यह भी ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगला है परमाफ्रॉस्ट, मिट्टी का पिघल जाना। आपको जानकारी होनी चाहिए कि रशिया, पूर्व सोवियत संघ, जिसमें से 15 देश निकल चुके हैं, अब वो रशिया है, तो रशिया की साइबेरिया में एक मिट्टी जमी हुई है जिसको हम लोग परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। इस मिट्टी के बारे में आपको बता दूं कि ऊपर से इसमें बर्फ है और नीचे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप में भारी मात्रा में विद्यमान है। जब धरती गर्म हो रही है तो गर्म होने से ऊपर का बर्फ पिघल रहा है, और ऊपर का जब बर्फ पिघल रहा है तो इसके कारण से सीधे सीधे सूर्य की किरणों के प्रभाव में यह आ जा रहे हैं। आपका यह कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस रूप में है यह आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस रूप में है, जब उस पर किरणें पड़ती हैं, गर्मी किरणें, तो वह तरल में नहीं आता, सीधे सीधे उसका ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन होता है, वह गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में जाकर हमारी धरती गर्मी को बढ़ा रहा है। तो यह मोटी मोटी बातें थी कि वास्तव में वैश्विक तापमान का कारण क्या है। मैं आपको 1 मिनट के अंदर समअप कर दूं। देखिए, मैंने आपसे क्लास में आरंभ किया कि हमारी धरती पर पिछले 100 साल के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा। इस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से मौसम का मिजाज बदल गया, धरती त्राहिमाम करने लग गई, और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह जो ट्रेंड चल रहा है, अगर हम लोगों ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की तो आने वाले समय में हमारी धरती जीने के लायक नहीं बचेगी। फिर हम लोगों ने बातचीत की कि यह जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है, इस वैश्विक तापन है क्या, और इस तापन के कारण क्या हैं, इसको रोकने के उपाय क्या हैं।
हम लोगों ने बातचीत की, देखो इसके तापन का जो मुख्य कारण है वह है हरित गृह गैसों की मात्रा में बढ़ती वृद्धि होना। हरित गृह गैसें क्या हैं? वे गैसें हैं जो आने वाले सूर्य की किरणों को आने देते हैं, लेकिन धरती से टकराकर वही किरणें जब वापस लौटती हैं तो वे उसको ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह रोक लेती हैं, बाहर जाने नहीं देती, इससे धरती का तापमान बढ़ता है। फिर हम लोगों ने बातचीत की कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के कारण क्या हो गए? हरित गृह गैसों की मात्रा में वृद्धि होना। ये हरित गृह गैसें क्यों बढ़ रही हैं? हम लोगों ने कहा इसके बढ़ने का कारण हो गया, पहला हो गया उद्योग धंधों का बहुत अधिक प्रसार हो चुका है, और उद्योग धंधे जहां भी होंगे वहां पर कोई ना कोई ईंधन जलाया जाएगा, ईंधन जलेंगे तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलेगी। नंबर 2, शहरों का विकास हो रहा है, और शहर जितने अधिक विकसित होंगे वहां पर गाड़ियां चलेंगी, कल कारखाने लगेंगे, और जाहिर सी बात है वहां पर भी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होगा, और यह जीवाश्म ईंधन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें पैदा करेगा। इसी प्रकार से धान के खेत के प्रसार होने से मीथेन की भारी मात्रा बढ़ रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जुगाली करने वाले जीव हैं, इनकी मात्रा में जब वृद्धि हो रही है तो इससे भी हमारे प्रकृति में मीथेन भारी मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है। इसी प्रकार से वनों का विनाश और साथ ही साथ परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के मुख्य कारण हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, समय की बहुत ही व्यवस्था है। मैं अगले टॉपिक में, लेक्चर में आगे इसमें आगे लेकर के आऊँगा आपके सामने कि जो वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग है, इस वैश्विक तापन के कारण से धरती किस प्रकार से प्रभावित होने वाली है, और मैं आपसे यह भी बात करूंगा कि विश्व समुदाय के द्वारा इसके रोकने के क्या कुछ उपाय किए जा चुके हैं। जाते जाते मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा जिनको अंग्रेज़ी हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो आप लोग, मुझे पता है कि मैक्सिमम विद्यार्थी हिंदी माध्यम के छात्राएं हो और इंग्लिश मीडियम वाले लोग कम हो, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक क्लास में हिंदी शब्दों का प्रयोग ही किया जाए, और अंग्रेज़ी भी साथ में लिख दी जाए आपके लिए, ताकि न तो इंग्लिश मीडियम वालों को समस्या आए न हिंदी मीडियम वालों को समस्या आए। हम लोग जानबूझकर कोई परेशानी आपके लिए क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप लोग अपने घर में ये सब पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।